सर उस दिन आप सीआरआर के बारे में बता रहे थे। क्या होता है सीआरआर? तो सीआरआर ये है कि बैंक जो है, जो राशि है हम्म। वो आरबीआई को कुछ मात्रा में रखने देती है, तो वो सीआरआर हो गया, हम्म। कैश रिजर्व रेशियो। हम्म। और जो बैंक, जो अन्य जो छोटे बैंक, व्यवसायिक बैंक जो पैसे रखती हैं हम्म। राशि, वो बिल्कुल। एसएलआर हो गया। अच्छा। ओके। चलिए। तो ये जो भी लोग पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स में थे और जो लोग क्लास लेफ्ट करके जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है जाने से, बैठिए। काफी चीजें इकोनॉमिक्स में भी बहुत चीजें बताएंगे। न्यूज एट नाइट प्रोग्राम के तहत ये सारी न्यूज को और भी डिटेल में पढ़ाया जाता है। जिनको भी ज्वाइन करना हो वो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। बेड लोन के बारे में पढ़ा था, सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर ये फिएट मनी। हाँ, फिएट मनी के बारे में भी पढ़ा था, लीगल टेंडर के बारे में पढ़ा था, इंसॉल्वेंट क्या होता है वो पढ़ लिया था, विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं वो पढ़ लिया था। उसके बाद सीआरआर पढ़ा था, सीआरआर से ऊपर जा करके एक इंक्रीमेंटल सीआरआर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर एमएसपी का क्या इशू चल रहा है वो भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो कई सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हम लोग एक लिस्ट लिखा रहे थे जो उस दिन लिखा नहीं पाए थे, ये ना, जो इस बार का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कृपया करके जो भी नए पुराने बच्चे जुड़े हैं आज, वो लिख लें इस लिस्ट को। इसी लिस्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लेंगे, क्लास तो क्लास के तरीके से होती है। ये यूट्यूब का कोई वीडियो नहीं है कि मन हुआ देख लिया और मन हुआ तो छोड़ के चले गए। उससे कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे लोग सिर्फ प्रचार करते हैं। आपको मैंने 21 मिनट के अंदर जितना न्यूज पढ़ा दिया है, उसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके खोजिएगा तो शायद नहीं मिलेगा। अब पता नहीं वो एक क्या समझाएगा नहीं समझाएगा, कितना ज्ञान दे पाएगा और क्या ही करेगा, खैर छोड़िए। तो एक काम करते हैं कि हम लोग उस दिन तो पढ़ ही लिए थे, और हम लोग क्या करेंगे कि आज बहुत सारे टर्म को पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो है कि फिर ये इनकम टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बारे में, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में। उसके बाद फिर जो है कि स्टार्टअप कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो एंजल टैक्स लगता है, उसके बारे में। उसके बाद फिर स्टार्टअप कंपनी होता क्या है, बायजू क्यों डूब रहा है, पेटीएम का क्या दशा पुर गया है, ये सारा चीज पढ़ेंगे आज। उसके बाद जो गूगल टैक्स होता है, एक इक्वलाइजेशन ले भाई, जो एक 2016 से चल रहा है, उस पर क्या विवाद चल रहा है ये भी जानेंगे। उसके बाद फिर DTAA जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसका किस तरीके से ये लोग लूप होल में फायदा उठाते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो आर यू इंटरेस्टेड? यस सर। सब लोग तैयार है ना? यस सर। ओके। चलिए। सर। ओके। देखिए, कुछ टैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये जानते हैं? आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे सरकार आपसे सीधा कोई कर वसूल ले, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप गए दुकान पे कोई कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदे, उस पे जो है कि जीएसटी लग गया 18% वाला। 100 रुपये का कपड़ा था और 18% का जीएसटी, तो 118 रुपया हो गया। तो वो जो है कि 18% किसका है पैसा? वो पैसा सरकार का है, 18 रुपया। वो किसको चला जाएगा? दुकानदार अपने पास रखेगा, और फिर जो है कि वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। वो जो है कि अपने होलसेलर वाले को देगा, होलसेलर वाले कंपनी वाले को देगा, कंपनी वाला जो है कि जीएसटी रिटर्न कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट देगा, और उसके बाद जो है कि सरकार के पास बकायदे चला जाता है। जीएसटी के कंपोनेंट्स होते हैं सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो उस पे आज हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा जानना है कि जो टैक्स आपसे डायरेक्टली वसूला जाए तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, और जो टैक्स आपसे डायरेक्टली नहीं वसूल, मतलब कि सरकार आपसे डायरेक्टली नहीं किसी के माध्यम से वसूले, वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इतना ही बस। उसके बाद उसमें पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से जो है कि किस पे किसका असर होता है, कोइंसिडेंस किसके ऊपर होना चाहिए, वो सारा जो डेफिनेशन वगैरह है वो भी पढ़ेंगे। बट अभी सिंपल सिंपल चल रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है कि टैक्स है वो इनकम टैक्स है। आपको पता है इनकम टैक्स कौन कौन लोग भरते हैं? इसमें बहुत सारे लोग जॉब में हैं, बताइए, बताओ कोई। सर जॉब वाले। अभी सैलरी ही नहीं मिला है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी आईटीआर है, जिनको मिला है उनको भरना है। अच्छा, भरना है। मीनू बताओ, तुम लंबे समय से जॉब में हो, या फिर और भी जो लोग जॉब में हैं, बताइए कितना टैक्स आप लोगों का कट जाता है? सर मैं हाँ, तो टैक्स सर, जो मैं सैलरी सेविंग मिलता दिखाती होगा हूँ वो सर। टैक्स कट के ही आता होगा।
है कि नहीं नहीं? सर, मैं सेविंग दिखा देती हूँ तो उतना मतलब 7 लाख से कम कर देती हूँ, उसके बाद अच्छा अच्छा, तो कौन सा वो आप ऐसे कर लेती ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजिम में, है ना? अभी पढ़ाएंगे, जस्ट इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखें जरा आपका कितना मतलब कि ठीक ठाक है इकोनॉमिक्स, किस कौन सा फायदा ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं भी समझा रहे हैं। किसमें आप जाते हैं हूँ। बताइए? मुझे बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, क्या टैक्स सर? आप ही भरते हैं। हाँ आप वो सर, मैं ओल्ड टैक्स वाला ये करती हूँ। अच्छा, ओल्ड टैक्स में पैसा बचाने के चक्कर में। हाँ सर। तो सर हमें मतलब उधर से ही, हमारे ऑफिस से ही गाइड कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे कर लो। नहीं अच्छा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा जो क्यों जो से। हाँ। देखिए हाँ। ओल्ड, देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स हम लोग भरते कैसे, पहले उस चीज को समझिए। जो इनकम होता है ओके वो सर। इनकम पे टैक्स लगता है आपका। तो जो लोग सैलरी वाले क्लास वाले लोग हैं उनका तो टैक्स देना ही होता है, और इंडिया में जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास के लोग पे करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी बन के आती है, स्लिप बन के आती है, और वो टैक्स किसी भी तरीके से चोरी नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज तो इतने लोग अमीर रहने के बाद भी इनकम बनाएंगे कितना, 1,20,000 का सर्टिफिकेट है, पिताजी को किससे आ रहा है, या तो कृषि से या मजदूरी से। अब बिहार में सबके पिताजी या तो कृषि में है या मजदूर है, और नहीं तो बेचारे मजबूरी में सरकारी नौकरी में है। ये है ना। देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम जो था उसमें क्या था कि थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा ये। 0 से 2.5 लाख तक ये 0% था। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक ये 5% था। उसके बाद फिर 5 लाख से 7.5 लाख ये 10% था। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक ये 15% चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कि 10 लाख से ऊपर जिसका भी इनकम होगा उसको 30% लगता था। ये ओल्ड टैक्स रिजीम था। और इसी टैक्स रिजीम में जो है कि कुछ टैक्स डिडक्शन है जो कि मीनू यूज कर रही है, जो इसको सरकारी कंपनी में है, चूंकि गवर्नमेंट जॉब में है तो इनको सरकार लोग सलाह दे देते हैं। और जो नया टैक्स वाला रिजीम आया ये 2023 के बजट में आया था। निर्मला सीतारमन जी ने ऐसा कहा था कि इसमें किसी भी तरीके का टैक्स डिडक्शन नहीं है। क्या होता है टैक्स डिडक्शन, अभी समझा रहे हैं। 0 से 3 लाख में 0% टैक्स लगता है। उसके बाद 3 से 6 लाख में 5% का टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख में जो है कि ये 10% का टैक्स लगेगा। और उसके बाद 9 से 12 कर लीजिए तो ये 15% लग जाएगा। उसके बाद 12 से 15 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आप फिर 15 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30% हो जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं किसी का कोई सैलरीड क्लास है, एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बन रही है करीबन करीबन 7 लाख रुपए के आसपास, या 10 लाख रुपए के आसपास का मान लीजिए उसको सैलरी बन रहा है, इतना मिल जाता है। उसका सालाना इनकम कितना है, 10 लाख मान लेते हैं। 10 लाख में क्या होगा कि जब वो देखिए यहाँ पे 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है जिनको नहीं है कुछ पैसा तो। अब 2.5 लाख से 5 लाख पे ही 5% का टैक्स देना है। और उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख पे 10% का टैक्स देना है। और 7.5 लाख से जो है कि 10 लाख तक उनको 15% का टैक्स देना है। तो उनको तो टैक्स देना चाहिए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो पहले देख लीजिए। एक बाल्टी बनाएंगे 3-4, और सबका साइज रहेगा। पहला वाला बाल्टी का कैपेसिटी कितना है, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ रख दिए। उसके बाद फिर 2.5 लाख रुपया वहां पे चला गया तो इसमें घटा लेंगे 2.5 लाख, तो कितना बचा मेरे पास, 7.5 लाख बचेगा, है ना। उसके बाद जो है कि दूसरे वाले बाल्टी का कैपेसिटी कितना है, फिर जो है कि ये 2.5 लाख का बाल्टी है, इसमें 2.5 लाख रखेंगे। इस बाल्टी पे कोई टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। इस बाल्टी पे कितना टैक्स लगेगा, 5%। फिर इसमें जो है 2.5 लाख रखेंगे, 2.5 लाख रखेंगे तो ये शायद 10 लाख पूर गया होगा। इसका कैपेसिटी कितना है, 10% है, इस पे जो है कि 15% टैक्स लगने हैं। तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके 2.5 लाख पे 10%, फिर उसके अगले 2.5 लाख पे 15% टैक्स है। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया, ये 2.5 लाख तो ऐसे ही खत्म हो गया। जो मीनू बोल रही थी कि 7.5 लाख तक तो हम पूरा ही देते हैं सर, 7 लाख के रुपए के आसपास, वो करती क्या है ये देखिए। ये क्या करेंगे कि ये दिखा देंगे कि हमने सर LIC में इन्वेस्ट कर लिया है, हमने जो है कि कहीं पे एजुकेशन लोन वगैरह या फिर और कुछ ले लिया है, या इस तरीके से कोई पेंशन फंड में या फिर कोई प्रोविडेंट फंड में जो है कि हमने पैसे जमा करवा दिए हैं, तो मेरे पास पैसे सर टैक्स देने के लिए कुछ बचे ही नहीं है। obvious सी बात है। तो सरकार भी बोलती है कि हाँ, अगर आपने ऐसा किया है कि LIC का पॉलिसी खरीद लिया है, बैंक से कोई लोन ले लिया है, तो अप टू 7.5 लाख तक आप इसका डिडक्शन मान सकते हैं। ठीक है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में था कि इस तरीके के आप बहाने बना सकते थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी तक बना रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि इसमें भी इसको जब जोड़ते चले जाएंगे, इसी तरीके का बाल्टी बनाएंगे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ।
तो वहां पे जहां पे 7.5 लाख रुपया तक आएगा, शायद 6 लाख से 9 लाख के बीच में इस तरीके से आ जाएगा, तो 3 लाख तक में इसके बाल्टे में 0% टैक्स लगेगा। 5 लाख तक के बाल्टे में जो है कि 3 से 6 लाख रुपया, यानी कि इस 3 लाख अगले 3 लाख पे 5% टैक्स लगना था, और इस अगले 3 लाख पे जो है कि फिर 10% का टैक्स लगना था। तो इसी जगह जो 7.5 लाख रुपया पूरेगा ना, वहां पे आपका जितना भी टैक्स कैलकुलेट होके होगा, करीबन करीबन 35,000 के आसपास होता है जब आप उसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो सरकार ने बोला है कि ठीक है, आपका भी 7.5 लाख रुपया तक का टैक्सेबल इनकम जो है उसको माफ कर देते हैं। उस पे 25,000 रुपए का टैक्स बनता है, कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 लाख पे, तो उसको जो है कि माफी दे दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, स्वस्थ जीवन जीविए, कुछ अर्थव्यवस्था में खर्च कीजिए, हम जो है कि आपको इस अप टू 7.5 लाख तक का अगर इनकम बनता है, टैक्सेबल अमाउंट बनता है, तो भी उस पर हम कोई टैक्स लेने वाले नहीं। ये ओल्ड टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को समझ में आया भी होगा। जिनको समझ में नहीं भी आया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक एक करके जब टैक्सेशन का बहुत डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बाकायदे कैलकुलेशन करके कर करके समझाएंगे कि कहाँ पे इसको 0 से 3 लाख में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो पहले 0 मान लेंगे। उसके बाद 3 से 6 लाख रुपया में जो है कि 3 लाख रुपया होता है, 3 लाख रुपया का 5% निकालिए तो 3 × 5 = 15,000 रुपया होगा। उसके बाद फिर जो है कि अगला बचा तो उस पे 10% लगेगा, तो करीबन करीबन कितना पैसा बच गया है, 3 लाख रुपया मान लिया बच गया है, तो इस पे जो है कि 10% टैक्स लगाइए, तो 10 या 30% यानी कि 30,000 रुपया हो जाएगा। तो 15 और 30 जो है कि 35,000 रुपया होता है, तो यही 35,000 रुपया माफ किया जाता है। इसको बहुत और भी डिटेल में समझाएंगे। टैक्स का कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बट आई थिंक ये समझ में आया होगा। आया समझ में कुछ? किन्हीं को कोई दिक्कत रहा इसमें बताइए। टैक्स कैलकुलेशन समझ में आया कुछ कुछ? जी। हेलो, ठीक। तो हाँ सर। हाँ, जो लोग भरते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। और एक होता है ना, अभी आरती बोल रही थी क्या कि टैक्स भरते नहीं है, क्या करते हैं, आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं। करते हैं। देखिए इस चीज को भी समझ लीजिए, जो लोग आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो ये लोग फाइल करते हैं, मतलब कि वो उनके पास इतना इनकम नहीं है कि वो टैक्सेबल रेंज में आ जाए, यानी कि 7.5 लाख रुपए से कम का ही इनकम है, लेकिन वो फाइल कर दे रहे हैं इसलिए कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न तो भरा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे उतने कि मैं टैक्स दे पाऊं। जैसे ही 7.5 लाख रुपया से ऊपर जाएगा, 10 लाख रुपया हो जाएगा, तो जो 2.5 लाख रुपया बचेगा ना, उसको उसका उसके उस 2.5 लाख के रुपया के ऊपर किस बाल्टी में टैक्स लगेगा। अब देख लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करेगा या फिर ओल्ड टैक्स में जिम में रहेगा, तो यहाँ पे 15% वाला टैक्स लगेगा, तो उस 2.5 लाख पे सिर्फ 15% का टैक्स उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोग आईटीआर ऐसे फाइल करते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं, चूंकि उनकी इनकम नहीं रहती है, या फिर वो इस तरीके से कई सारा सीए वगैरह से सलाह लेके सर हम पॉलिसी ले लिए हैं, एलआईसी में इन्वेस्ट कर लिए हैं, इधर पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर लिए हैं, बैंक लोन ले लिए हैं, तो हम टैक्स देने में सक्षम नहीं है, वो सिर्फ आईटीआर फाइल करके रह जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। ये तो हो गया इनकम टैक्स के बारे में। अब देखिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। तो आपके पर्सनल इनकम पे क्या लगता है, आप जो पैसा कमाते हैं सैलरी से, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से, या फिर जो ऐसे भी आपको किसी चीज से इनकम होता है, कोई दुकान धंधा कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे मेरी संस्थान चल रही है, मुझे प्रॉफिट आता है, तो मुझे भी जो है कि पर्सनल इनकम हुआ मेरा, तो इस उस इनकम पे क्या होता है कि टैक्स लगता है। तो वो पर्सनल इनकम था, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। अब मुकेश अंबानी साहब या अडानी साहब की चलती है कंपनी, अंबानी साहब की चलती है कंपनी, तो वो लोग कौन सा टैक्स देते होंगे, सिर्फ उनकी जो पर्सनल इनकम होती होंगी तो उनके ऊपर तो पर्सनल टैक्स देते होंगे, लेकिन उनकी जो कंपनी रिलायंस है मुकेश अंबानी साहब की, तो उस पर क्या लगता होगा, कॉर्पोरेट टैक्स लगता होगा। अब देखिए कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, निगम कर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स कैसे कैसे लगता है, उसका दर क्या क्या है, ये जान लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स जो है कि नेट प्रॉफिट पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे लगता है, ना कि नेट रेवेन्यू पे लगता है, उसको समझ लीजिए। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जियो का मोबाइल है, या फिर कोई क्या कहते हैं सैमसंग का मोबाइल है, उसका दाम जो है कि 3,000 रुपया है। 3,000 रुपया जो दाम है, तो उसमें सिर्फ 2,500 रुपया तो उसको बनाने में, बेचने में, प्रचार करने में, इस सब में भी खर्चा हुआ होगा, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 500। तो टैक्स किस पे लगेगा, 3,000 पे नहीं, 2,500 पे नहीं, टैक्स लगेगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट कितना है, 500 रुपया, तो इसी के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है।
तो पर्सनल इनकम टैक्स आपके पर्सनल इनकम पे लगता है और कंपनी का जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर लगता है। क्लियर है? ये चीज समझ लीजिए। अब देखिए कि कितना कितना रेट क्या है इंडिया में, उस चीज को सबसे पहले तो जो पुरानी कंपनियां हैं उसके ऊपर 22% टैक्स है। जैसे पुरानी कंपनी में टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब की जो कंपनियां हैं, प्लस उसके ऊपर लगता है सरचार्ज, और उसके ऊपर लगता है सेस। ठीक है? सरचार्ज सेस क्या होता है उसको भी देखेंगे। यानी कि ये भी इस 22% टैक्स के अलावा फिर उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, और उस टैक्स और उस सरचार्ज के ऊपर भी 4% का हेल्थ और एजुकेशन जो है कि सेस भी लगता है। तो मोटा मोटी आप इतना समझें कि जो पुरानी कंपनी है उसके ऊपर अभी जो इंडिया में चल रहा है वो 22% का टैक्स चल रहा है। 2019 में क्या हुआ था कि कोरोना से पहले भी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्लो डाउन कर गई थी। बहुत ही इकोनॉमी का हालात खस्ता बहुत दिनों से, आज कोई ये नया नहीं है। बहुत बहुत ही खस्ते हालात में वो नंबर इधर उधर करके जार्गेनिंग करके दिखाए जा रहे हैं आपको, जो कि सच नहीं है। तो 2022-19 में सरकार ने क्या किया था, मोदी सरकार का ही ये घोषणा था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि 15% अगर आप टैक्स दे देते हैं प्लस सरचार्ज और सेस दे देते हैं, वैसी कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित हुई हैं, वैसी कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित हुई हैं, उसको क्या लगेगा, मात्र और मात्र 15% टैक्स लगेगा। उसके बाद सेस और सरचार्ज लगेगा। यानी कि टैक्स के ऊपर थोड़ा बहुत और पैसा एक्स्ट्रा लगता है, उसको सेस और सरचार्ज बोलते हैं। उसको भी समझाएंगे क्या होता है, अच्छे से समझाएंगे। तो 22% टैक्स किसको लग रहा है, जो पुरानी कंपनियां हैं उसको। वैसी कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद आई है उसके ऊपर 15% लग रहा है। ऐसा क्यों किया गया होगा, आप कोई दिमाग लगाइए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि नई कंपनियां नहीं बन रही थी। अगर नई कंपनियां नहीं बनेंगी, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो क्या होगा कि रोजगार जनरेट नहीं होगा। जब रोजगार जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज में युवक करेंगे क्या, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी कैसे, एक सामाजिक समस्या भी ये उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए सरकार ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा कम टैक्स ही दीजिए लेकिन नई कंपनियां बनाइए। एक बात जान लीजिए कि कंपनी सरकार के किसी टैक्स लुभावन पॉलिसी से नहीं चलती है। उस समय हम लोग एक बहुत बड़े मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, अंशुमान तिवारी जी, उनका आर्टिकल आता था पहले, वो अर्थात किया करते थे इस पे ललन टॉप पे भी, अब तो नहीं करते हैं वो। मनी कंट्रोल में उसके बाद थे वो। इंडिया टुडे ग्रुप में जो पत्रिका आती है उसमें वो कॉलम लिखते हैं, और काफी रिनाउंस मतलब कि उनका कॉलम रहता है, रिनाउंस इकोनॉमिस्ट है वो। गजब का उन्होंने उस समय लॉजिक दिया था, मुझे उस समय का ही लॉजिक याद है। उन्होंने बताया था कि एक भी कंपनियां इन्वेस्ट करने वाली नहीं है। नहीं, कंपनियां इस बात पे कतई इन्वेस्ट नहीं करती हैं कि हमारा टैक्स कम किया हुआ। भाई टैक्स तो आपसे लेना है ना। उन्होंने एक 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, सरकार बोलेगा 15% टैक्स इस पे लगेगा, तो वो उसमें 15% ऐड कर देगा। सरकार बोलेगी कि इसमें 25% टैक्स लगेगा, 25% उसमें ऐड करके दाम ना देगा आपको। उसका 100 रुपया का प्रोडक्ट है, 15% तो दाम कितना हुआ भाई, एमआरपी 115 रुपये, 25% टैक्स चल रहा है तो एमआरपी कितना हो गया, 125 रुपये हो गया। उससे आप उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप टैक्स कितना परसेंट ले रहे हैं, क्योंकि टैक्स उसको अपनी जेब से नहीं देना होता है, टैक्स देना होता है आपके जेब से वसूल कर। ठीक है? तो एक भी कंपनी नहीं इन्वेस्ट करने वाले नहीं है। और ये सच है कि उस समय पे क्या हुआ कि जो नई कंपनी थी तो उन्होंने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन जो पुरानी कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि नया नया होस्ट कंपनी बनाना स्टार्ट किया। कि रिलायंस है तो नया नाम रिलायंस न्यू करके एक नया कंपनी बना देते हैं। तो इस तरीके से अडानी है, अडानी न्यू करके एक नया कंपनी का नाम जनरेट करते हैं कि भाई अडानी न्यू कंपनी बनी है एक, रिलायंस न्यू बनी है। रिलायंस न्यू का स्थापना कब हुआ भाई, तो 1 अक्टूबर 2019 के बाद। तो टैक्स में बचत कितना होगा, 15% ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 7% टैक्स का तो साफ साफ बचत यहीं पे दिख रहा है इनको। इस तरीके से बहुत सारी घोस्ट कंपनियां, डब्बा कंपनी, सेल कंपनी इसको बोलते हैं, उस तरीके से बनाया गया है पुरानी कंपनियों के ही द्वारा, अपना नाम चेंज चेंज कर करके। और किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट सरकार को बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला था। लेकिन आपको याद रखना है कि जो कंपनी 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित हुई है उस पर टैक्स लगना है कितना, टैक्स लगना है उस पे जो है कि 15%। और जो कंपनी पुराने समय से चली आ रही है, यानी पुराने समय का आने का मतलब है कि 1 अक्टूबर 2019 से पहले जो कंपनियां चली आ रही है उस पे 22% टैक्स प्लस सरचार्ज लगना है। वो तो हो गया। अब एक है ये स्टार्टअप वाले भैया, ये कौन है लोग हैं, बायजू, अनअकैडमी, पेटीएम, ये लोग क्या हैं, ओयो, जोमेटो, एयरबीएनबी, ये सब क्या है, ये सब एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप को कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले तो स्टार्टअप को समझने से पहले ये बताइए कि स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या होता है। आजकल सब कोई स्टार्टअप ही करता है, क्या होता है डेफिनेशन थोड़ा बताइए।
कोई बता सकते हैं? ठेला खोल लेना स्टार्टअप है या नहीं है? अरे कल से हम ठेला पे पानी पूरी बेचने चले जाएं, स्टार्टअप हो जाएगा एमबीए ठेला वाला। नहीं सर, स्टार्टअप में मतलब कुछ तो लोग होने चाहिए, अरे एक ठीक है, छोटा चार उद्योग। चार पांच लोगों को लेके जाएंगे, एमबीए ठेला वाला, इंजीनियरिंग ठेला वाला बनाएंगे हम। ये स्टार्टअप हो जाएगा। कोई बता सकते हैं स्टार्टअप का डेफिनेशन? अरे होता है बीटेक पानी पूरी वाली, आप देखते नहीं है? वो परपुर बिल्लो रे डूब गया जी लड़का। जिसमें रोजगार तो होना से चाहिए सर, मतलब जनरेट होना चाहिए ठीक है, रोजगार रोजगार तो हम दे देंगे, लोगों को ऐसे रोजगार। ऐसे भी अभी भी हम रोजगार देते हैं, कुछ लोगों को तो दे ही देते हैं, तो तब भी दे देंगे। मेरा क्या, यस सर, तो मेरा बस। जो ये इनिशिएटिव है, स्टार्टअप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जी सर, बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, स्टार्टअप तभी माना जाता है जिसमें कि आप कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठेला खोल के पंचर लगा रहे हैं तो स्टार्टअप माना जाएगा। कुछ इनोवेशन करते हैं पहली बात। उसके बाद डेवलपमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इस तरीके का कुछ काम करते हैं। यानी कि पढ़ाई तो सब कोई करवा रहा है, हम कुछ इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएं, वास्तविक चीज पढ़ाएं, कुछ अलग करें, तभी मेरा स्टार्टअप माना जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ नया प्रोडक्ट बनाइए जो कि नहीं था पहले, एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको स्टार्टअप माना जाएगा। ठीक है। तो जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको जो है कि टैक्स कैसे देना है, बस इतना जानना है हमको। स्टार्टअप के बारे में क्या था कि इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग करेंगे उसको स्टार्टअप माना जाएगा। ठीक है। इसमें टैक्स कैसे भरना था इस चीज को देखिए। स्टार्टअप रजिस्टर वगैरह कहाँ होता है थोड़ा सा जान लीजिए कि ये DPIIT, ये जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऐसे करके कुछ ट्रेड वगैरह करके नाम, इसका मैं नाम बोल रहा हूँ, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है। वहीं पे जाके ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वो जो है कि ये कंपनी बनती है। कोई भी कंपनी यहीं पे रजिस्टर होती है, DPIIT। इसका नाम फुल फॉर्म जरा सा चेक कर लीजिए गूगल पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है। इस स्टार्टअप को टैक्स कैसे लगता है, मेरा फोकस वहां पे था। स्टार्टअप उसको माना जाएगा जिसका कि एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल टर्नओवर, उसको स्टार्टअप माना जाएगा। उसको जो है कि 0% इनकम टैक्स देना पड़ेगा स्टार्टअप को, 0% इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब देखिए, जो कंपनियां 1 अक्टूबर 2019 के बाद थी उसको 15% था, और जो पुरानी कंपनियां थी उसको 22% था। लेकिन इस स्टार्टअप को कितना है कि 0% इनकम टैक्स देना है। वो भी कब देना है, मतलब कि 3 सालों के लिए देना है। 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 0% लगेगा। लेकिन सरकार ने बोला है कि आप एक स्टार्टअप का जो है कि लाइफ टाइम 10 साल बताया गया है। क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ, एक मिनट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन हाँ, ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हाँ सही है, ये DPIIT यही है, सही है। इसी को जो है कि बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो स्टार्टअप को कितना टैक्स लगना है, 0% का टैक्स लगना है। कितने वर्षों के लिए, 3 साल के लिए। स्टार्टअप का लाइफ टाइम माना गया है कि 10 साल। 10 साल के बाद वो कंपनी, जैसे अनअकैडमी को 10 साल जब पूरा हो जाएगा तो वो अनअकैडमी स्टार्टअप कंपनी नहीं मानी जाएगी, वो एक फुल फ्लेज कंपनी के रूप में मानी जाएगी। और बायजू का 10 साल पहले से ही क्या हो गया, उसके तो सब खत्म हो गए। तो ये 3 साल का छूट कब मिलेगा, वो मालिक के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि मेरा स्टार्टअप अभी स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी टैक्स भर लेंगे। पर हो सकता है कि छठे साल में जाके मेरा स्टार्टअप जो है कि मंदा हो जाए, तो छठे से 9वें साल तक हम क्या लेंगे, टैक्स हॉलीडे ले लेंगे कि सर हम अभी टैक्स नहीं भरेंगे, ये जो है कि इसमें हम 0% टैक्स भरेंगे। या फिर मान लीजिए कि किसी एक ईयर में मैंने बीच में जो है कि मेरा लग गया कि ये धंधा मंदा चलने वाला, नहीं चलने वाला, तो हम क्या करेंगे उस समय पे टैक्स का हॉलीडे ले लेंगे। यानी कि इस 0 से 10 साल के बीच में आप कभी भी 3 साल के लिए क्या कर सकते हैं कि टैक्स हॉलीडे ले सकते हैं। समझ गए? स्टार्टअप को कितना टैक्स लगेगा, 0% टैक्स लगेगा। कब, इस 0 से 10, मतलब कि 0 से 10 साल के बीच में कोई 3 साल पे। उसके बाद उसके अलावे क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां क्या करती हैं, बदमाशी करती हैं। वो ये DPIIT में जाके रजिस्टर करवाती ही नहीं है। अब हम खोल लिए, हम भी नहीं करवाए DPIIT में जाकर रजिस्ट्रेशन, तो कोई टैक्स मांगने वाला है नहीं, तो क्या करेगा मेरे तरीके से जितने भी लोग हैं। तो अगर ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी एक समय के बाद कि मेरा काफी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले की नजर में जिस दिन चढ़ जाएगा, मेरे तरीके के कोई भी लोग, तो उसको क्या करेगा, सबसे पहले एक टैक्स मान देगा, एंजल टैक्स। एंजल टैक्स
ये एंजल टैक्स क्या होता है? एक तरीके का एक इन्वेस्टर होता है जो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। कौन कहलाता है एंजल इन्वेस्टर? जैसे रतन टाटा है, अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, उनको तो बहुत कुछ करना है नहीं, तो वो क्या करेंगे कि अपनी शौक से, कि भाई तुम जोमेटो चला रहे हो, चलो लो इन्वेस्टमेंट ले लो। रुपेश तुम इंस्टीट्यूट चला रहा है, लो तुम इन्वेस्टमेंट ले लो। या अजीज प्रेम जी साहब जैसे लोग जो है कि बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपने शौक से, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, अपार संपत्ति, वो बस शौक से जो है कि एक दे देंगे इन्वेस्टमेंट। तो उस तरीके के लोग जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट दे देते हैं आपको, उसको क्या बोला जाता है? एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। तो उसके ऊपर, ऐसे सारे स्टार्टअप के ऊपर जो चोरी छिपे काम करते रहते हैं, इसके ऊपर कहा गया है कि 30% का एंजल टैक्स लगाएंगे अगर आप पकड़े जाएंगे तो। 30% का एंजल टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद फिर वही, मतलब कि इस 0 से 10 साल के बीच में कोई 3 साल आप टैक्स हॉलीडे ले लीजिए, 0% टैक्स दे दीजिए। ये तो शुरुआती के 3 साल में या बीच में कभी भी ले लीजिए। और उसके बाद जो ये पैसा है, ये 15% वाला वो दीजिए, अगर 2019 के बाद आप रजिस्टर किए हैं तो। 7 साल जो है कि वो क्या कहते हैं, 7 साल तक वही टैक्स लगेगा। ये स्टार्टअप के टैक्स ऊपर लगता है। उसके बाद आता है एक मैट। 3 टैक्स समझ लिए। 2 टैक्स हमने समझा, एक पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में समझा, एक कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में समझा जिसके अलग अलग दर थे। उसके बाद जो है कि एंजल टैक्स के बारे में समझा, वही कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर ही था ये भी। अब हम लोग समझने जा रहे हैं मैट। मैट मैट क्या होता है? देखिए, ये होता है मिनिमम अल्टर अरे नेटिव टैक्स। जैसे रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि, ठीक है। अब वो बोले कि मेरे पास जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट मेरे को हर सालाना होता है, रामदेव बाबा को। बोले मैं तो सारा पैसा जो है कि गौमूत्र में दे देता हूँ, गौशाला में दे देता हूँ, मुझे तो कुछ बचता ही नहीं है, मैं तो बाबा फकीर आदमी, मैं कौन सा टैक्स भरूं, मुझे कोई प्रॉफिट होता नहीं, और जो भी प्रॉफिट होता है मैं तो वो दान दे देता हूँ, चैरिटी में चला जाता है, मुझे तो टैक्स देना ही नहीं। ऐसी कोई कंपनी अगर टैक्स चोरी करने का प्रयास करे तो उसके ऊपर क्या हो? उसके ऊपर कहा गया है कि आपको लगेगा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये जो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, चाहे आप गौशाला में दे दो, चाहे आप किसी की शिक्षा के लिए दे दो, या कुछ भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स चोरी करने का ये सब धंधा बंद करो। एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी कि मैट जो है कि 15% का बनता है, वो जमा करवाइए। उसके बाद आपको जौन से गौशाला में, जौन से मूत्रशाला में दिलवाना है पैसा, जाके दिलवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रामदेव बाबा को कितना लग जाएगा? 15%। मतलब रामदेव बाबा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं, ऐसी जो भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि हम तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम तो समाज का सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास जो भी प्रॉफिट आता है वो गौशाला में दे दे रहे हैं या फिर अनाथालय में दे दे रहे हैं। टैक्स चोरी करने का हजार बहाने। तो उनको क्या लगेगा? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगेगा। ये जो है कि 1996 में चिदम्बरम साहब थे उस समय, उन्होंने जो है कि इनको लाया था कि नहीं, इस तरीके से कंपनियां टैक्स चोरी नहीं कर सकती हैं, उनको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया कंपनी के लिए। एक है AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये दोनों सेम ही चीज है, कुछ अंतर नहीं है। मैट क्या है? कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT किसके लिए है? ये AMT जो है कि आपका है किसके लिए? ये जो आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुने हैं, सहकारी संघ नाम सुने हैं? यस जी सर। जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या फिर आपका सुधा जो है बिहार में, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और भी है, महाराष्ट्र में कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो 10 लोग 20 लोग मिलके एक समूह बनाते हैं। समूह कोई उद्यम करता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो सबके ऊपर बंटता है। देखिए, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में अंतर समझ लीजिए। मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है, ठीक है, और अमूल जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो क्या अंतर है दोनों के बीच में, ये जानिए। अमूल के कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट। जैसे कि 5 लोग मिलके एक सोसाइटी बनाया, अमूल सोसाइटी बनाया, और जो है कि वो आनंद मिल्क ऐसे करके कुछ नाम है उसका, आनंद जो है कि गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, अमूल का फुल फॉर्म वही है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि इसमें जो है कि मान लीजिए कि कोई अमीर आदमी है, तो उसका जो है कि अमूल कंपनी में 50% पैसा लगा हुआ है। कोई गरीब आदमी, इसका 10% पैसा लगा हुआ है। ये गरीब आदमी, इसका 2% पैसा लगा हुआ है। इसका 5% पैसा लगा हुआ है। इसका 15% पैसा लगा हुआ है। इस तरीके से मान लीजिए कि 100% पैसा लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जोड़ जोड़ के।
इसमें जब वोटिंग होगा ना, कंपनी को जो कोई जब फैसले लिए जाएंगे ना, इसमें गरीब का वोट और अमीर का वोट, सबका वोट बराबर होगा। लोकतंत्र के तरीके से ये चलता है। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र के तरीके से चलता है। सबको एक वोट का अधिकार दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि उसने कंपनी में कितने परसेंट पैसे अपने लगाए हैं, उस सहकारी सोसाइटी में कितने परसेंट पैसे उन्होंने लगाए हैं। कंपनी में क्या होता है, जैसे कि मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है, तो मुकेश अंबानी साहब का मान लीजिए कि 51% शेयर होल्डिंग है। और भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनका शेयर नहीं है, उनके कंपनी में ये सऊदी अरब का कोई कंपनी अरामको है, उसमें जो है कि उसका 30% या 33% शेयर उनका है। उसके बाद भी और भी बहुत सारे लोगों का शेयर है, जैसे मान लीजिए 20% है, 10% शेयर जनता के पास होगा, किसी के पास 0.1% का शेयर होगा, किसी के पास 0.2% का शेयर होगा। तो जब कंपनी कोई डिसीजन लेगी कि इस बार जो है कि जियो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रही है, जियो सिनेमा, जियो क्रिकेट या कुछ भी, तो वो कंपनी क्या करेगी, जब वोटिंग होगा ना, तो 51% शेयर है, तो इसको वोटिंग का भी अधिकार 51% हो जाता है। इसको वोटिंग का अधिकार कैसे मिलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब कि जो जितना पैसा लगाया है उसके वोट का पावर भी उतना ज्यादा। जैसे मेरा 51% शेयर अगर कंपनी में है, तो मैं एक वोट करूंगा तो वो 51% वोट के बराबर हो जाएगा। और ये जनाब के पास मान लीजिए 2% का शेयर है, तो इसके वोट का वैल्यू भी 2% के बराबर रहेगा, वो वोट का जो कैलकुलेशन होगा। तो कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही अंतर है। यहाँ क्या है, पूरी डेमोक्रेसी है, चाहे शेयर मेरी मर्जी कुछ भी लगे। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 रुपया लगाया हूँ, लेकिन जब मैं वोट करूंगा तो मेरा 1 रुपया भी वोट एक ही माना जाएगा। चाहे आप 1 करोड़ रुपया लगाए हो, फिर भी आपके वोट का वैल्यू क्या होगा, एक ही माना जाएगा। और फैसले में मान लीजिए कि गरीब लोग ज्यादा हों मेरे तरीके के, तो गरीब लोग जो है कि उस कंपनी के डिसीजन को चेंज कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसीजन को चेंज कर सकता है। ये ताकत होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी तरीके से चलती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी तरीके से, वो जैसे अमूल हो गया, या फिर किसान का खाद बीज तरीके का, इसी तरीके से छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव वगैरह में भी चलती है। आप जानते हैं, जिसको समिति के नाम से आप लोग जानते हैं कि समिति में पैसा जमा करने के लिए गया है वो। तो वहां पे क्या होता है कि वो लोग भी टैक्स चोरी करते थे। जैसे रामदेव बाबा का टैक्स चोरी होता था ना, मैट, तो इनके ऊपर मैट लगाया गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बोला गया कि भाई साहब, ये जो आप दिखा रहे हो कि मेरे पास प्रॉफिट जो बचता है वो मैं सब किसानों में बांट देता हूँ, सब गरीबों में बांट देता हूँ, ये सब बंद करो। पहले 15% पैसा सरकार को जमा करो अल्टरनेट नेट मिनिमम टैक्स के नाम पे। उसके बाद जो करना होगा करते रहना, गरीबों में बांटते रहना, धर्मदान चलाते रहना, जो करना है करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिनिमम अल्टरनेट सर मिनिमम बट टैक्स। जी बोलिए। सर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में हाँ जो प्रॉफिट होता होगा, तो हाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, परसेंटेज के आधार पे हाँ, है ना? जब प्रॉफिट आता है तो परसेंटेज के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो, जैसे कि कंपनी के भी शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट होगा उसको परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां भी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो परसेंटेज के हिसाब से ही होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वोटिंग का अधिकार जो है कि सबके वोट का वैल्यू बराबर है, और कंपनी में क्या है कि वोट का वैल्यू बराबर नहीं है। यानी मुकेश अंबानी चाह लेंगे अपने कंपनी में जो फैसला करवाने का वो करवा लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए उनके पास 51% का शेयर है, तो बस सी बात से 49% जो है कि कम हो गया। 51% हमेशा मेजोरिटी में है, अब मुकेश अंबानी साहब का ही चलेगा हमेशा। चाहे कितना ही आप मीटिंग करवा लो, कितना वोटिंग करवा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, उनके पास 51% का शेयर है। ये जो अंडी टीवी बिक गया, क्यों बिक गया? जो प्रणव राय थे और अपूर्णा राय, उनकी पत्नी जो थी राधिका राय, और प्रणव राय जो थे, उनके पास वो शेयर रहा ही नहीं था। वो कोई कंपनी से लोन लिए थे, ठीक है, लोन के बदले में शेयर ही दे दिए थे उनको। तो 33 या 35% का, जो 51% का शेयर होल्डिंग पहले था उनके पास, तो उसमें से 33% का लोन ले लिए थे उस शेयर पे। उनके पास कुछ 17% के आसपास ही शेयर बचा हुआ था कंपनी का। अब वो जो लोन वाली कंपनी थी, जब लोन इसका पेमेंट नहीं हुआ था, तो वो कंपनी क्या की, 33% इसके पास शेयर होल्डिंग था, वो जाके अडानी को बेच दिया। अब कंपनी ही बिक गई। अब प्रणव राय चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बैठाएंगे, हम अपना वोटिंग देंगे, मेरे पास अधिकार है इस कंपनी को, इसको अडानी को नहीं बेचना है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो शेयर था ही नहीं उतना। इसलिए तो बिक गई जबरदस्ती। समझ में आया? यस सर। तो आई थिंक कि 10:35 हो गए हैं। सारा सारा चीज क्लियर है? सर एक क्वेश्चन और है, बोलिए। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हम्म। दोनों में क्या अंतर होगा? मल्टी देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे कि एक तो हो गया आपका जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप समझ रहे हैं। आपने फिर क्या बोला, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। उस सोसाइटी के अंदर भी कई तरीके के और भी जो कि सोसाइटी अगर जुड़े हुए हैं, वो एक चैन सिस्टम में जब बन जाता है, वो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है।
कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव एक्ट कैसे आया, महाराष्ट्र में कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी और गुजरात में थोड़ा सा सफल हुआ, बिहार में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं सफल हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा सा प्रयास हुआ लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों फेल हो रहा है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत आवश्यकता है, महात्मा गांधी का कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्या विचार था, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। सहकारी संघवाद, ये सहकारिता को आगे बढ़ाना समाज के लिए बहुत अच्छा चीज है, इसमें गरीब लोग भी कुछ कुछ पैसे जमा करके कुछ कुछ उद्यम वगैरह कर सकते हैं, और अल्टीमेट अगर सबको रोजगार देना है तो इसी तरीके की कोई व्यवस्था लानी ही पड़ेगी। ये कोऑपरेटिव आंदोलन को बाकायदे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव आंदोलन काफी सफल है, इस चीज को जान लीजिए, ठीक है। तो जिन लोगों का एडमिशन नहीं है उनसे विनम्र निवेदन है कृपया करके एडमिशन करा लें, नहीं तो वो धीरे धीरे सिस्टम बंद करेगा तो आपको वो नोटिस भेजेगा आपका एडमिशन नहीं है, या फिर रिमूव करेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम बार बार मैनेजमेंट को बोलते हैं किसी को रिमूव नहीं किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट की भी अपनी मजबूरियां हैं, अगर वो नहीं आएंगी सैलरी तो फिर स्टाफ को भी देना पड़ता है, वो कैसे मैनेज करेगा। तो आप किसी भी कंपनी में आप खुद भी रहते हैं ना, तो आपका सारा बात नहीं चलता है, ये बात जानते हैं कि नहीं? ये जो एप्पल के मालिक थे कौन थे? अरे कौन है एप्पल के मालिक? स्टीव जॉब्स कौन है? कुक है ना सर, कुक। अभी तो वही नहीं, टीम अभी कुक है। वो स्टीव जॉब्स थे ना, पहले कौन थे? जॉब्स नहीं थे। टीम वो यस कुक सर, है यस ना। सर। हाँ तो वो उनका डेथ हो गया है, अब नहीं है वो इस दुनिया में। ये कौन तो थे यार, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, जो भी थे लेकिन एप्पल कंपनी में ही थे वो, या जिंदा है या फिर खत्म हो गए मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। उनका क्या हुआ तो उनको एक बार उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, उनकी ही स्टीव कंपनी से जॉब्स। निकाल दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा तो होता है। तो हमारे संस्थान में सिर्फ हमारा ही नहीं चलता है, बहुत लोग उसमें मैनेजमेंट टीम वगैरह बहुत स्टीव लोग हैं, जॉब्स तो वो जी हम सर। कहते रहते हैं कि मत निकालिए मत कहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं। तो प्लीज जिनका एडमिशन नहीं है वो अपने जिस भी सेक्शन में एडमिशन करा लें, ठीक है। और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, और कैसा लगा क्लास में जरूर बताएं। ये पीडीएफ जो है कि दे देंगे, सीईओ है, टीम कुक फाउंडर है। जो भी है। स्टीव जॉब्स नहीं है। हाँ वो स्टीव जॉब ही थे, उन्हीं उन्हीं का भाषण में सुन रहा था, तो वो वही आपने पहले उनकी कंपनी से निकाला गया था, बट वो उससे भी हाँ बड़ा कंपनी बाद में बनाए थे। हाँ, तो फिर और जो है कि वो उसमें ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कैसा लगा क्लास में जरूर बताएं, समझ में आया नहीं आया, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं